आज आप काव्यखंड से कविता बनारस और दिशा दोनों कविताओं के सार के बाद में समझेंगे। इसमें पूरी कविता का सार दिया गया है, जिसे समझकर आपको बहुत लाभ होगा, उसे समझने में आपको आसानी होगी। तो पहली कविता है बनारस। इस कविता का सार समझिए। बनारस कविता के रचनाकार कवि केदारनाथ सिंह जी हैं। इस कविता में कवि ने बनारस के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप का वर्णन किया है। बनारस को ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर को भारत की सांस्कृतिक विरासत के रूप में भी जाना जाता है। इस शहर की पहचान तो शिव की नगरी के रूप में तथा हिंदुओं की आस्था का केंद्र के रूप में की जाती है। बनारस में प्रतिदिन बसंत के समान लोगों का आगमन होता है। यहाँ पर गंगा के घाट, मंदिर और मंदिरों में घंटों की आवाज, गंगा घाट पर बैठे भिखारियों के खाली कटोरे में बसंत की मधुरता का आगमन सा प्रतीत होता है। अतः कवि ने अपनी कविता के माध्यम से बनारस शहर की प्राचीनता, आधुनिकता तथा आध्यात्मिकता का वर्णन किया है। इस कविता के माध्यम से बनारस शहर के प्राचीन रहस्यों को दर्शाया गया है तथा प्राचीन काल में फैले अंधविश्वासों को भी उजागर किया गया है। इस कविता की रचना सरल एवं आम बोलचाल के शब्दों द्वारा की गई है, परंतु उन शब्दों का भाव अलग तरीके से बताने का प्रयास किया गया है। इस कविता में सभी प्रकार के भावों का सुंदरतम समन्वय किया गया है। इस कविता के माध्यम से एक सरल शब्दों में आप समझ सकेंगे कि कवि केदारनाथ सिंह जी ने बनारस की जो महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं उनको बताया है। और आप सुनते भी होंगे, लोगों के द्वारा आपको जानकारी मिलती होगी कि बनारस की आखिरकार जो सांस्कृतिक विरासत है वो किस प्रकार से प्रसिद्ध है। इस सब के बारे में कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है और वह समझाना चाहता है कि जो वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक जो गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों को इस कविता के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। चाहे वो गंगा के घाट हो, भिखारियों की बात हो, वहाँ पर मंदिरों में जो बजने वाले घंटे उनकी आवाज़ हो, या अन्य कोई भी गतिविधि वहाँ पर हो रही हो, वे सभी इस कविता के माध्यम से आपको कवि केदारनाथ सिंह जी ने बताने का प्रयास किया है। अब आप दूसरी कविता है, इसी से संबंधित है, दिशा। इस दिशा कविता के बारे में आप समझेंगे। इसका सार है, तो कृपया ध्यान दीजिए। कवि केदारनाथ सिंह जी ने अपनी इस कविता दिशा में मानवीय भावनाओं का वर्णन किया है। इस कविता में संवाद शैली का प्रयोग करते हुए बाल मनोविज्ञान को बड़ी सहजता से बताने का प्रयास किया गया है। कवि किसी पतंग उड़ाने वाले बच्चे से हिमालय दिशा के बारे में पूछता है। तब बच्चा अपनी पूरी सूझबूझ से कवि को बताता है कि उसकी पतंग जिस दिशा की ओर जा रही है, हिमालय उसी दिशा की ओर है। तब कवि को उस बच्चे की बातें सुनकर आश्चर्य होता है कि मनुष्य सदैव अपने यथार्थ को अपने लक्ष्य से जोड़कर देखने का प्रयास करता है। कवि सोचता है कि बच्चे का यथार्थ उसका अपना हो सकता है, जो संसार के यथार्थ से बिल्कुल अलग सा प्रतीत हो रहा है।
ऐसी स्थिति में कवि ने बच्चे के भोलेपन के यथार्थ के दर्शन किए हैं। कवि सोचता है कि हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है और उत्तर भी उसकी सोच से ही निकलता है। कविता की भाषा सरल, सहज एवं गद्यानुकूल है और छंद मुक्त काव्य का प्रयोग किया गया है तथा प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है। इस दिशा कविता का संक्षेपण इस प्रकार है कि कवि केदारनाथ सिंह जी अपनी कविता दिशा के माध्यम से एक मानवीय भावनाओं को दर्शाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने संवाद शैली यानी विचारों का आदान प्रदान करना आदि का प्रयोग किया है। बाल मनोविज्ञान यानी बच्चे की बुद्धिमत्ता को दर्शाया है और वह उसकी वास्तविकता को जानना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इस कविता में एक पतंग उड़ाने वाले बच्चे का उदाहरण दे करके समझाने का प्रयास किया है और वह बच्चे से जब उस दिशा के बारे में पूछते हैं तो सीधी सी वह सरल शब्दों में अपनी बात करता है कि जिस तरफ मेरी पतंग जा रही है उसी ओर ही हिमालय की दिशा स्थित है। अर्थात ये कहा जाए कि उन्होंने जब बच्चे से बात की तो उसकी यथार्थ को दर्शाया गया है, यानी वह अपने अनुकूल बात करता है। कभी भी उसी प्रकार से इसे दिखाने, समझने और दूसरों को समझाने का वह प्रयास करते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने एक बच्चे के भोलेपन को दर्शाया है और उसकी सोच को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार वो अपनी सोच से कवि के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है, उनके संवाद उनसे करता है। और अंत में यही कहा जा सकता है कि इस दिशा कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि व्यक्ति की सोच संसार की सोच से, संसार के नियमों से अलग हो सकती है। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वह सामने वाले को वैसा ही उत्तर देने का प्रयास करता है। उसको ये नहीं पता कि वह क्या कहने जा रहा है और क्या करने जा रहा है। अंततः यही कह सकते हैं कि शायद संसार के यथार्थ से हर व्यक्ति की सोच अपनी अलग होती है। इसीलिए इसमें प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।